हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस ही नहीं करेंगे, बल्कि जहां जहां से भी जिस ऑप्शन से भी हमारे सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी ऑप्शंस को देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सेशन क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है पूछ रहा है। पहला विकल्प है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा है समुद्री खाद्य, चौथा है मूंगफली का तेल। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा होगा आपका मूंगफली का तेल। क्यों मूंगफली का तेल होगा? क्योंकि जो भी तेल होते हैं वो सभी किसके स्रोत होते हैं? आपके वो स्रोत होते हैं वसा के। ठीक है। और देखिए, तीन विकल्प ऊपर दिया हुआ है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि क्या यहाँ से भी सीटेट कोई प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल इन तीनों विकल्पों से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। खास करके ए और बी से तो बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, ए और बी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, दूध दिया हुआ है ए में, तो इसको समझिए। आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में एक लेसन दिया हुआ है जिसका नाम है कहानी खिड़की वाले पेट की। ठीक है। उसमें जो होता है विशेष रूप से आपका एक मार्टिन नाम का सैनिक होता है जिसके पेट में गोली लग जाती है। तो वो डॉक्टर बोमोंटा के पास जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर बोमोंटा उसके ट्रीटमेंट के दौरान कई सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें बताते हैं। ठीक है। तो वहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा दूध से। तो देखिए, दूध से आपका चार तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न कैसा होता है कि जो कच्चा दूध होता है उसको पेट में पचने में कितना समय लगता है, और उसी कच्चे दूध को गिलास के पाचक रस में पचने में कितना समय लगता है। फिर वहीं दूसरे तरह से प्रश्न को यही बनाएगा कि उबला दूध को पेट में पचने में कितना समय लगेगा और पाचक रस में पचने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपका जो कच्चा दूध होगा, दूध कैसा होगा? आपका कच्चा होगा। ठीक है। तो कच्चे दूध को कहाँ पर, पेट में कितना समय लगेगा? ठीक है। और आपका ही कच्चा दूध कहाँ? आपका, अगर आप कहिए कि पाचक रस में। ठीक है। पाचक रस मतलब गिलास के पाचक रस में आपका कितना समय लगेगा। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जाता है समय को लेकर के। तो आपका जो कच्चा दूध है इसको पेट में पचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 2 घंटा 15 मिनट का लगता है। और वहीं अगर पाचक रस में इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4 घंटा 45 मिनट लगता है। ठीक है। आपको ये समय याद रखना है, सीधे समय पूछा जाता है। और फिर यहीं अगर उबले दूध की बात करें तो क्या होगा, देखते हैं उबले दूध की। अभी हम कच्चे को देखें। अब देखिए, अगर उबले की बात करते हैं, ठीक है, कैसे? उबले दूध की। ठीक है। उबला हुआ दूध हो तो कहाँ पर, पेट में पचने में कितना समय लगेगा। ठीक। और कहाँ पे आपका पाचक रस में, यही उबला दूध कहाँ देखेंगे अगर आप, पाचक रस में पचने में कितना समय लगेगा। ठीक है। पाचक रस में। ठीक है। कितना समय लगेगा, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उबले दूध को अगर पेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 घंटा 2 आवर्स का टाइम लगता है। और अगर वहीं पाचक रस में देखेंगे तो आपका 4 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है। 4 घंटे 15 मिनट का आपका कहाँ पर समय लगता है? पाचक रस में। ठीक। तो और इसके बाद से आपका बी विकल्प देखिए क्या आता है, अंडा आ जाता है। अंडे को देखिए, डिस्कस करते हैं अंडे से क्या पूछ लिया जाता है। अंडे से भी यही पसने के समय से ही लेकर के प्रश्न पूछता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि उबला हुआ अंडा, ठीक है, उबले अंडे को पसने में कितना समय लगता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? उबला अंडा। कैसा अंडा? उबला अंडा। ठीक है। उबला अंडा पेट में कितना समय लगेगा। ठीक। और आपका कहाँ पे, यही उबला अंडा कहाँ पूछेगा? आपका पूछ लेगा पाचक रस में। कहाँ पर? पाचक रस। ठीक। उबला अंडा। तो इसको भी आप लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पेट में कितना समय लगेगा। उबले अंडे को यहाँ पे आपका लगता है 3 घंटे 30 मिनट का समय। ठीक है। और आपका पाचक रस में देखेंगे तो आपका 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। कितने घंटे का आपका समय लगेगा? आपका समय लगता है 8 घंटे का। ठीक। उबले हुए अंडे को पचने में कितना समय लगता है? पाचक रस में 8 घंटे का समय लगता है। और पेट में 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए, सी विकल्प समुद्री खाद्य पूछ रहा है। तो समुद्री खाद्य से तो वैसे प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि आयोडीन का आपका स्रोत क्या होता है। ठीक है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप ध्यान देंगे कि आयोडीन आपका प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। ठीक है।
समुद्री शैवालों से आपका आयोडीन प्राप्त होता है, जिसमें 2 शैवाल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो आपका आयोडीन होगा, क्या होता है आपका आयोडीन, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका प्राप्त होता है शैवाल से। कहाँ से प्राप्त होता है? आपका शैवाल से प्राप्त होता है। और इन शैवालों में भी आपके विशेष रूप से 2 शैवाल प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, जेलेडियम और ग्रासिलारिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके जेलेडियम। ठीक है, जेलिडियम, और आपका कौन सा शैवाल है? और आपका एक शैवाल है दूसरा वाला, जिसका नाम है आपका ग्रासिलारिया। ठीक है, जेलेडियम और ग्रासिलारिया, जेलेडियम ग्रासिलारिया, ये दोनों शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? इन दोनों शैवालों से विशेष रूप से आपका आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपका आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंघा के उपचार के लिए क्या आयोडीन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने उन सभी प्रश्नों को देख लिया, उन सभी आयामों को देख लिया जहाँ से सीटेट पूछता रहता है प्रश्न। ठीक है, तो आपका विशेष रूप से इसका जो उत्तर है, उत्तम स्रोत नहीं हो आपका मूंगफली का तेल था, डी है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य चीज़ें बताएं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्य में एनीमिया, रक्तअल्पता का प्रमुख कारण है। जो एनीमिया हो जाता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? ए कह रहा है प्रोटीन की कमी, बी कह रहा है कैल्शियम की कमी, सी कह रहा है लौह तत्व आयरन की कमी, डी कह रहा है विटामिन ए की कमी। तो देखिए, एनीमिया का जो प्रमुख कारण होता है वो आपका आयरन की कमी से होता है। ठीक है, और आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि आयरन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या होते हैं? तो 3 चीज़ आपसे पूछा जाता है। एक होता है आपका आंवला, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए ए विकल्प बना करके दे दिया था, आंवला दे दिया जाता है। आपका गुड़ दे दिया जाता है। ठीक है, और आपका एक देखेंगे हरे सब्जी के रूप में आपका पालक होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका पालक होता है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको याद रखना है, आंवला, गुड़, पालक, ये आपके क्या है, कह सकते हैं कि प्रमुख स्रोत हैं किसके? आयरन के। किसके स्रोत हैं? प्रमुख स्रोत हैं आपके आयरन के। ठीक है, आयरन के प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला, गुड़, पालक। ठीक है, तो आपका ये सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन हमें अन्य चीज़ों को भी देखना है कि इन ए, बी और डी विकल्प से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें इन्हें भी समझना है। देखिए दोस्त, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपके 2 रोग होते हैं। एक आपका होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्या होता है आपका? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर हो जाता है आपका। और दूसरा क्या हो जाता है? क्वाशियोरकर एंड मारसमस हो जाता है आपका। ठीक है, क्या हो जाता है? मारसमस हो जाता है। ये 2 रोग किसके कमी से हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन का आप स्रोत देखेंगे तो दाल हो गया, अंडा हो गया, आपके मांस हो गए, लीवर हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, इसका कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स कमी, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और इसका कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है, और अन्य स्रोत भी होते हैं, चने की दाल वगैरह भी कैल्शियम के स्रोत होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से अंकुरित चना भी कैल्शियम का स्रोत होता है। ठीक, तो रिकेट जिसे आप सूखा रोग से भी, सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से देखिए, तो आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। कौन सा बीमारी हो जाता है आपका? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि रतौंधी और वर्णांधता, इनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो रतौंधी आपका जो होता है आपका विटामिन की कमी से होता है, विशेष रूप से ए की कमी से होता है। लेकिन वर्णांधता जो होता है आपका जेनेटिक है। ठीक है, हेरिडिटी से संबंधित होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, रतौंधी और वर्णांधता में जो आपका डिफरेंस होता है इसको ध्यान दे के चलना है। ठीक, तो आपका यहाँ पे जो सही विकल्प था इसका प्रमुख कारण क्या था? आपका आयरन की कमी था। और अन्य चीज़ों को भी आप ध्यान में दे के ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? मतलब जब कोई भी फसल बोई जाती है तो उसके पहले खेत की जुताई की जाती है। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है कि मृदा को उलट पलट करना, मृदा को उलट पलट करने के लिए की जाती है जुताई। बी कह रहा है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। सी कह रहा है मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। डी कह रहा है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना।
देखिए, जो जुताई के पीछे का कारण होता है उसका मुख्य कारण आपका यही होता है कि मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। ठीक है, आपका बी विकल्प यहाँ पर सही है तीसरे का। और ऐसा क्यों होता है इसके कारण को भी समझिए। देखिए, वायु की अनुपस्थिति में जो आपका बीज है वो अंकुरित नहीं हो सकता। बीज के अंकुरण के लिए वायु का होना स्वाभाविक है। वह बिना एयर की प्रेजेंस के, बिना वायु की उपस्थिति के आपका बीज अंकुरित नहीं होगा। तो इसलिए जुताई के द्वारा यह स्थान बनाया जाता है कि बीच में जो मृदा के कण हैं उनके बीच में वायु रह सके, जिससे आपका जो बीज होगा उसको अंकुरित होने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपका इसका तीसरे का बी विकल्प सही है। ठीक, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच प्रमुख भूमिका कौन सा निभाता है। ए कह रहा है श्वसन, बी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, सी कह रहा है पत्ती की संरचना, डी कह रहा है ओजोन परत। तो देखिए, इसका जो मेन भूमिका निभाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, आपका करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्यों करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। ठीक, तो इसलिए जो मेन भूमिका निभाता है आपका प्रकाश संश्लेषण निभाता है। पत्ती की संरचना से हमारा कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। ओजोन परत दिया हुआ है तो ओजोन परत से आपका प्रश्न सीधा सीधा सीटेट में पूछा जाता है कि ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो उसके लिए आपका CFC जिम्मेदार होता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जिम्मेदार होता है विशेष रूप से। ठीक है, और आपसे दूसरा प्रश्न ओजोन परत को लेकर के पूछा जाता है कि ये ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान में रखना है, बस हाँ, श्वसन से एक आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, ठीक है, वो श्वसन के द्वारा किस गैस का उपयोग करते हैं, कौन से गैस को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारी तरह किसका ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, तो भी ऑक्सीजन का ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका प्रमुख भूमिका यहाँ पर कौन निभाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन के बीच आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और अन्य जो चीज़ें बताई गई हैं उनको भी ध्यान रखना है क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। मतलब जो व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन करता है वो किस बीमारी का शिकार हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, सी कह रहा है एड्स, डी कह रहा है मधुमेह। देखिए, जो शराब के सेवन से बीमारी होती है, ठीक है, वो आपका होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, यकृत शोथ। और आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि शराब के अत्यधिक सेवन से आपका कौन सा शरीर का पार्ट डैमेज होता है। ठीक है, किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो वो यकृत को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। इसमें सूजन बढ़ना स्टार्ट होता है, उसके बाद से आपका हेपेटाइटिस तक ये लेकर के जाता है। ठीक है, तो आपका जो मेन आपका ऑर्गन है जो आपके अल्कोहल के इंटेक से डैमेज होता है, आपका कौन सा है, लीवर है, यकृत है। ठीक, और जो होने वाली बीमारी हो क्या है, हेपेटाइटिस है, यकृत शोथ है। ठीक है, देखिए, फेफड़ों का कैंसर ये आपके आप देखेंगे तंबाकू किससे होता है, आपका फेफड़ों का कैंसर आप देखेंगे तंबाकू, ठीक है, खास करके स्मोकिंग, ठीक है, दूषित जल वगैरह से भी हो जाता है। ठीक है, किससे, दूषित जल से। ठीक है, आपका तंबाकू सेवन से, दूषित जल के सेवन से, इन सबसे भी फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। एड्स आपका HIV वायरस से होता है, आपका वायरस जनित बीमारी है। और मधुमेह आपका जब दिनचर्या में आपका दिनचर्या सही नहीं होती है, ठीक है, जब आपका जो रूटीन है डिस्टर्ब रूटीन से आपका मधुमेह हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक, ये आपका किससे होता है मधुमेह, डिस्टर्ब रूटीन, जब आपके सोने में व्यक्ति का कोई समय निर्धारित नहीं होगा, खाने का समय निर्धारित नहीं होगा, व्यायाम का समय निर्धारित नहीं होगा, तो इन सब की वजह से एक अनियमित दिनचर्या से मधुमेह का वो शिकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प है वो भी है। अन्य जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी।
मतलब कौन सी ऐसी पर्यावरण की पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, उसे हमें चूज करना है। ये कह रहा है गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों। जैसे आप देखेंगे जब भी आप ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर दिया गया रहता है कि कुछ भी जब समझाया गया होता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि करके सीखो, तो उसी को ही यहाँ गतिविधियाँ कह रहा है। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, ठीक है, तब पाठ्य पुस्तक अच्छा होगा। बी कह रहा है गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हों। ए कह रहा है कि अध्याय मतलब जब पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए तब उसके अंत में उपलब्ध हो जाएं। सी कह रहा है गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हों। डी कह रहा है गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। देखिए इसका जो आपका सही उत्तर है गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो। ठीक है, जैसे ही बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ता है, किसी प्रकरण को पढ़ता है, तो उसके बाद ही जब नीचे लिखा रहेगा करके देखें तो उसको करेगा तो उसके अंदर सीधे सीधे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर गतिविधियाँ लास्ट में होंगी तो अगर बच्चा किसी गतिविधि को लास्ट में जा कर के पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कोई चुंबक का कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चा, ठीक है, और चुंबक में गतिविधियों में दिया गया है कि किसी चुंबक को लोहे से टच करा के देखो कि लोहा चुंबक में चिपकता है या नहीं। ठीक है, अगर एक गतिविधि चुंबक के कॉन्सेप्ट के बाद ठीक नीचे दी गई होगी तब तो बच्चा करके देखेगा। अगर इकाई के लास्ट में दी गई होगी, अध्याय के लास्ट में दी गई होगी, तो फिर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गतिविधियाँ ये प्रकरणों के साथ में होनी चाहिए। ठीक, तो आपका यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही है। आइए आपका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां देखिए पूछ रहा है कि खरीफ फसल बोई जाती है। जो आपका खरीफ की फसल है उसके बोने का समय पूछ रहा है। तो देखिए जो खरीफ की फसल होती है आपके जून से सितंबर तक बोई जाती है। ठीक, आपका जो ए विकल्प है ये बिल्कुल सही है। और देखिए आपका जो अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है, ये आपका किसका होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का आपका समय होता है रबी के फसल का। ठीक, इस बार खरीफ पूछा हो सकता है, अगली बार रबी पूछ ले तो आपको रबी को भी ध्यान देखना है। और देखिए जनवरी से आपका मार्च तक जो ए विकल्प दिया इसको थोड़ा सा अगर हम संशोधित करेंगे, इसको अगर हम फरवरी से मार्च कर दें, ठीक है, किससे, फरवरी से मार्च कर दें। ठीक है, जनवरी से मार्च भी कह सकते हैं, लेकिन आप अगर अच्छी अच्छी किताबों में देखेंगे तो वहाँ फरवरी से मार्च दिया हुआ है, तो आप अगर फरवरी से मार्च देखेंगे तो एक इसके लिए उपयुक्त समय होता है। कौन सी फसल इसमें बोई जाती है, इसमें आपकी बोई जाती है जायद की फसल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको क्या याद रखना है, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर तक में, अक्टूबर से दिसंबर तक में आपकी रबी की फसल बोई जाती है। और रबी की फसल आप उदाहरण समझ रहे होंगे कि जैसे आपका गेहूं हो गया और जौ हो गया, चना हो गया। ठीक है, जो ऐसे आपके ठंडी आपकी शीत ऋतु की फसलें होती हैं वो आ जाती हैं इसमें। और आपकी जनवरी से मार्च थोड़ा सा संशोधित कर देंगे, फरवरी से मार्च कर देंगे तो जायद, जायद में आप देखेंगे आपका ये तरबूजा, खरबूजा, ये सब खीरा, काकड़, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, और अप्रैल से जून का आपका यहाँ पर कोई वो नहीं है। ठीक, अप्रैल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो लीची का फूल होता है जिसका रस मधुमक्खियों को बहुत पसंद होता है, ठीक है, तो लीची के फूल लगते हैं किस महीने में, अप्रैल के महीने में। ठीक है, किसके फूल, लीची के फूल। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि लीची के फूल के लगने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है, अप्रैल का होता है। और लीची के फूल के रस किसको पसंद होते हैं, मधुमक्खियों को पसंद होते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान में रख के चलना है। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब पर्यावरण के कंपोनेंट क्या क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं। ए कह रहा है पेड़ पौधे और जंतु। बी कह रहा है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। सी कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। देखिए दोस्त, जो हमें सही एकदम सटीक विकल्प होता है उसको चूज करना। तो देखिए यहाँ पे रखा तो सब कुछ जाता है, ठीक है, लेकिन जो एकदम से आपका क्या हो, मुख्य विकल्प हो, उसी को ही हम चूज करते हैं, उसी में सारे विकल्प हमारे समाहित हो जाएंगे। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वो होगा बी। ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे खाद्य जाल पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, पर्यावरण के अन्य अन्य जब चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सबके बीच एक अंतःक्रियाएं होती हैं। एक दूसरे जो सभी जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं और यही अंतःक्रियाएं मिल करके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इन घटकों में आपके कैसे घटक होते हैं,
जैविक घटक भी आ जाते हैं जो जीवित होते हैं, ठीक है, और आपके दूसरे अजैविक घटक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के आपके घटक होते हैं, ठीक। तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। तो जो आपका यहाँ पर सही विकल्प है वो भी है कि विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रियाएं, ठीक है, यही आपके अंतर्गत आते हैं, किसके, पर्यावरण के, ठीक है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि रीढ़ वाले जंतु हैं, मतलब रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ए कह रहा है खरगोश, बी कह रहा है गिलहरी, सी कह रहा है सर्प, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्त, जो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा वो आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जितने भी आपके जीव दिए गए हैं उन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। खरगोश में भी पाई जाती है, गिलहरी में भी पाई जाती है, सर्प में भी पाई जाती है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या प्रश्न आपका और भी पूछता है इन जीवों को लेकर के। तो देखिए गिलहरी को लेकर के वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने दांतों, जिसके दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं। क्या होते हैं इसके दांत जो हैं, क्या बढ़ते हैं, जीवन भर बढ़ते रहते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं, जीवन भर क्या होते हैं इसके दांत, जीवन भर इसके दांत बढ़ते रहते हैं, ठीक है, किसके, बढ़ते रहते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वह जीव है जिसके दांत जीवन भर निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो आपका जीव है गिलहरी, ठीक। आपका कौन सा जीव है, वो है आपका जीव गिलहरी। और इसी के नाते बढ़ते दांतों को कंट्रोल में रखने के लिए ज़्यादा ना बढ़े, गिलहरी क्या करती है, हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है, ठीक है, अपने दांतों को घिसते रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी बात आ गई सर्प की, ठीक। तो आप सर्प को देखिए, हमारे जो भारत है एनसीईआरटी में जो गिवन है विशेष रूप से जिनको आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर 4 प्रकार के विषैले सर्पों की बात की गई है, ठीक है। और सर्पों के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सर्प होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका सांप के काटने की दवा बनती है, ठीक है, किसकी, सांप के काटने की दवा वो किससे बनती है, सांप के विष से ही बनती है, किससे बनती है, सांप के विष से ही बनती है, जिसे सीरम कहते हैं, ठीक। और आपको क्या ध्यान में रखना है, सांपों के आप देखेंगे कि जो आपका सांप का बीन होता है, ठीक है, या बीन जिसके जिसके ध्वनि को सांप जिसके ध्वनि के कंपन को महसूस करके क्या करता है, नाचता है, वो आपका लौकी का बना होता है, किसका बना होता है, लौकी का बना होता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सांप जो है, ठीक है, सांप आपका सुन नहीं सकता है, ठीक है, क्या करता है, एक कंपन को महसूस करता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछाता है, तो इतनी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही विकल्प था वो था आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और अन्य चीज़ों को भी आपको जो जो भी अभी एक्सप्लेन किया हूँ उसको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपके सीटेट में पूछी जाती रही हैं। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। देखिए दोस्त, जो डिस्लेक्सिया हमारी होती है क्या है, ये हमारा एक है पठन विकार, क्या है आपका, ये है आपका पठन विकार। तो पठन विकार का पता कैसे चलेगा, पठन विकार का पता तभी चलेगा जब बच्चा पढ़ेगा कुछ, उसे ही देख करके तो शिक्षक पता कर पाएगा कि इसको पठन विकार है या नहीं। तो इसका पता कैसे चलता है, इसका पता चलता है पढ़ने से, ठीक है। इसका जो आपका सही विकल्प है वो है आपका ए, ठीक। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, हमारा यहाँ सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी प्रश्न को समझने में कोई बाधा आई हो, कोई समस्या हुई है, तो आप एक बार इस क्लास को फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। तो आपको आशा करता हूँ कि विशेष रूप से सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आपका जो भी डेली का सेशन कराया जाता है, इस सेशन का भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है सीटेट मंत्रा का, उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे डेली क्लासेस की पीडीएफ आंसर के साथ आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो आपको क्लास अटेंड करना है, पीडीएफ के माध्यम से एक बार रिवीजन करना है, और जो जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कराई गई हैं उनको आप चाहें तो नोट्स में साथ में लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल एक अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।